Hello my dear friends, we are live now. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए जीके से मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। ये क्या है? आपका सिलेबस है। सिलेबस को मैं थोड़ा समझा दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो आपको टोटल 125 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बता दें आपको कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप टोटल सिलेबस आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीके से आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे तो तुक्का मार के आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल रेप्लिकेशन ऑफ मनु पे आए हैं तो मेरा उम्मीद है कि आप तुक्का मार के नहीं आइएगा। टोटल के टोटल 90 क्वेश्चंस को 100% कंफर्मेशन के साथ आप लोग सॉल्व करके आइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ से आपको मैथमेटिक्स यानी कि अंक गणित योग्यता से जो है आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, समझ सकते हैं। उसके बाद हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 450 मार्क्स पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत नहीं आने देंगे हम। ये मेरा कोशिश और मेरा उम्मीद और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। फॉलो कीजिए चाहे ना कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, काहे कि वहाँ पे आपको क्लास का नोट्स मिल जाएगा, है ना, मेरे हाथों का लिखा हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड जो है ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? बताइएगा। निर्वाचन आयोग को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को और उपराष्ट्रपति को। बताइएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो भी विवाद होता है उसे किसे संदर्भित कर दिया जाता है, यानी कि किसे जो है सौंप दिया जाता है? तो ये आपको सौंप दिया जाता है, किसको पता है दोस्तों? ये आपको सौंप दिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद होता है तो इस चीज को किसको सौंप दिया जाता है पता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करना है और फोकस ज्यादा करना है सेल्फ स्टडी पे। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कर रहा है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? बताइएगा। भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल में, राज्यों का संघ में, महासंघ में और इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमने पहले इसको काट दिया है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान भारत को किस तरीके से वर्णित करता है, यानी कैसे वर्णित करता है? तो ये आपको राज्यों में, यानी कि राज्यों में इसको बांटा जाता है तब ना इस वर्णित होता है, राज्यों का संघ। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात था? बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है? जहांगीर के, बी में कह रहा है बहादुर शाह जफर के और सी में कह रहा है अकबर के, डी में कह रहा है शाहजहां के, शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां। तो बताइएगा किसके शासनकाल में ये दोनों जो है संगीतज्ञ जो है काफी ज्यादा सुविख्यात थे? बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको थे किसके शासनकाल में? ये आपको अकबर के शासनकाल में जो है कौन? तानसेन और बैजू जो है बैजू बावड़ा, दोनों का नाम थोड़ा अजीब है। तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में ये सुविख्यात कवि संगीतज्ञ था? बताइएगा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ था, है ना। तो ये आपको अकबर के शासनकाल में था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
की तरफ। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन कौन है? आंतरा। क्या कौन है? आंतरा। क्या कौन है? आंतरा किस राज्य, किस देश की न्यूज एजेंसी है? आंतरा जो है किस देश की न्यूज एजेंसी है दोस्तों? आंतरा जो है किस देश की न्यूज एजेंसी है? ए में करा है पुर्तगाल का, बी में करा है इंडोनेशिया का, सी में करा है स्पेन का, डी में करा है चीन का। बताइएगा आंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? न्यूज जो अभी आप लोग देखते हैं उसका एक एजेंसी होता है, तो ये जो है आंतरा नामक न्यूज एजेंसी जो है ये किस देश का न्यूज एजेंसी है ना? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? इंडोनेशिया का है। किस देश का है? इंडोनेशिया का न्यूज एजेंसी जिसका नाम क्या है? आंतरा है। ठीक है, आंतरा है। क्या? आंतरा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आंतरा है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। आंतरा का संबंध इंडोनेशिया से। ठीक है, आंतरा का संबंध इंडोनेशिया से। आंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन है? ग्रंथ। क्या? ग्रंथ। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा है वो किस भाषा में लिखी गई है? ए में करा हिंदी में, बी में करा अंग्रेजी में, सी में करा गुजराती में, डी में करा संस्कृत में। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ नाम जिसका नाम है ना, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये एक प्रकार का ग्रंथ है। और इसको किस भाषा में लिखा गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको किस भाषा में लिखा गया है बताइएगा। ये आपको आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ भी है दोस्तों। ये जो है सत्यार्थ जो है आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। और ये किस भाषा में लिखा गया है बताइएगा। तो ये आपको हिंदी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। और ये किसका जो है ये ग्रंथ है? तो ये आपको आर्य समाज का है। किसका? आर्य समाज का। ठीक है, किसका? आर्य समाज का एक ठीक है ग्रंथ है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? रचना की बात करें तो हम महर्षि किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? तो 1875 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन है? भारत। क्या कौन है? भारत में। क्या कौन है? भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंक का नाम क्या है? भारत में सबसे पहला बैंक स्थापना हुआ, सबसे पहला बैंक जो खुला और उस बैंक का नाम क्या था वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बैंक जो खुला उसका नाम क्या था बताइएगा। भारत में जो सबसे पहला बैंक खुला उसका नाम क्या था? ए में करा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी में करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडोनेशिया, सी में करा इंपीरियल बैंक और डी में करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टेट मत मार दीजिएगा तो ये वाला होगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोग के हिसाब से बताइएगा? सी राइट आंसर नहीं है दोस्तों, सी राइट आंसर नहीं है। चलिए मारिए तो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। यह बैंक जो है स्थापना कब हुआ? इस बैंक का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1700 कितना हुआ? तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे पहला बैंक जो खुला था ये आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था। कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो ये इसका स्थापना जो है 1770 ईस्वी में हुआ, 1770 ईस्वी में। ठीक है, और लगभग जो है इसको 50 वर्ष के बाद जो है 50 वर्ष के बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 50 वर्षों के बाद बंद कर दिया गया, यानी कि 1770 में खुला और 50 वर्षों के बाद इस बैंक को बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा है प्रथम ओलंपिक। क्या? प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, है ना? कहां पे किया गया था बताइएगा। यूके में किया गया था, यूएसए में किया गया था, ग्रीस में किया गया था, इटली में किया गया था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। और ये कब स्थापना हुआ इसका एग्जैक्ट डेट भी आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। तो ये प्रथम ओलंपिक जो खेला गया था दोस्तों ये खेला गया था आपको कहां पे? तो ये खेला गया था ग्रीस में। कहां पे? ग्रीस में। कहां पे? ग्रीस में। ग्रीस के एंथ्रेसिस में खेला गया। एंथ्रेसिस। क्या? एंथ्रेसिस ग्रीस नामक जगह पे और ग्रीस नामक शहर के और किस जगह पे? तो एंथेस नामक जगह पे खेला गया था। एंथेस नामक जगह पे खेला गया था। ठीक है, और इसको कब खेला गया था? तो इसको जो है 6 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक खेला गया था। और 1900 नहीं होगा, 1896 हो जाएगा। 1896 में खेला गया था फर्स्ट ओलंपिक, 1896 में खेला गया था। ठीक है, 6 से लेकर के 15 अप्रैल 1896 में ये खेला गया था। ठीक है, 6 अप्रैल को चालू हुआ था और 15 अप्रैल को ये बंद हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित तारीख पर निर्गत
चेक जो है कितने माह तक वैध है यानी कि मान्य रहता है। एक निश्चित तारीख पर निर्गत चेक कितने माह तक वैध रहता है यानी उसका मान्यता रहता है। ए में कह रहा है 1 माह है ना, ए में कह रहा है 1 माह तक, बी में कह रहा है 2 माह तक, सी में कह रहा है 3 माह तक और डी में कह रहा है 6 माह तक। बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह तक। कितना? 1 माह तक ही इसका वैल्यू होता है। क्या? 1 माह तक ही इसका वैल्यू होता है। कितना? 1 महीना तक ही इसका वैल्यू होता है। ठीक है, कितना? 1 महीना। ठीक है, 1 मंथ यानी कि 1 मंथ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वायु गुणवत्ता। क्या? वायु गुणवत्ता सिंधा वायु गुणवत्ता सूचांक है। वायु गुणवत्ता सूचांक जो है क्या है? वायु प्रदूषण मापने का एक यंत्र है, एक संख्या मापने का यंत्र है ना, एक संख्या को मापने का यंत्र है ना, आर्द्रता स्तर मापक यंत्र है। डी में करा वर्षा के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है वायु गुणवत्ता का, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ हमको उसमें गलत लग रहा है। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं, 3 माह तक होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। जी हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। 3 महीना तक हो जाएगा इसका वैल्यू, सॉरी 3 महीना तक इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, 3 माह तक। ठीक है, यानी कि 3 मंथ तक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चेक है एक निश्चित तारीख पर निर्गत चेक कितने माह तक वैध रहता है? तो 3 मंथ तक ये वैध रहता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। इसका राइट आंसर दीजिएगा वायु गुणवत्ता सूचांक जो है ये क्या है? तो दोस्तों ये आपको एक संख्या मापने का यंत्र है। क्या है? एक संख्या है। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचांक जो है एक संख्या को डिनोट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत। क्या कह रहा है? छोटी आंत और बड़ी आंत। क्या? छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी है? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। तो इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन का इसका मैं बताता हूँ कि इसका जो छोटी आंत की आकार जो होता है, आकार और लंबाई जो होता है दोस्तों, ये आपको कितना से कितना हो जाएगा? तो छोटी आंत जो होता है दोस्तों ये आपको 4.5 से लेकर के 7 से 7.0 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और लेकिन इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों छोटी आंत की, तो इसका चौड़ाई जो होता है 3 कितना होता है? छोटी आंत की बात कर रहा हूं मैं, 3.5 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर। क्या? 4.5 सेंटीमीटर तक इसकी जो है चौड़ाई होती है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी आंत का जो लगभग हम बता रहे हैं, इसका ये जो होता है आकार, इसका जो लंबाई होता है दोस्तों, इसका लंबाई जो हो जाएगा दोस्तों, इसका लंबाई हो जाएगा 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर, 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक लंबाई, व्यास है ना, व्यास तक होता है लंबाई। और इसका आकार जो है दोस्तों लगभग इसका आकार जो होता है 1.5 मीटर होता है। ठीक है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन जो है बड़ा होता है। ठीक है, अधिक लंबी होती है, यानी सबसे ज्यादा लंबी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा छोटी आंत। कौन? छोटी आंत ना हो जाएगा सबसे ज्यादा लंबा। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंस आप लोग को पता चल गया होगा। तो छोटी आंत, जो भी लोग कह रहे हैं छोटी आंत, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को कंट्रोल करता है? हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी के प्रवाह को कंट्रोल करता है? बताइएगा, कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी? बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको महानदी को कंट्रोल करता है। क्या? महानदी के प्रवाह को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? महानदी के प्रवाह को, महानदी के हीराकुंड परियोजना बांध जो है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को कंट्रोल करता है? तो ये महानदी को प्रवाह को कंट्रोल करता है। किसके? महानदी को। किसके? महानदी को, है ना, महानदी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? देखो एक कह रहा है राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेगा काहे? हाँ छोड़ेगा काहे भाई, छोड़ना पड़ेगा कभी, अगर मुसीबत में कभी छोड़ना पड़ेगा।
देखो एक लड़का कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपना पद छोड़ेगा काहे? नहीं नहीं, छोड़ेगा नहीं। उसको जो है अगर कोई मुसीबत आ गया तो राष्ट्रपति अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। तो उस समय उस कंडीशन में जो है त्याग पत्र किसे वो संबोधित कर प्रेषित कर सकता है, यानी मतलब कि हमें इस्तीफा दे दीजिए, ये इस चीज की प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो ए में करा है प्रधानमंत्री को, बी में करा है भारत के प्रधान न्यायाधीश को, सी में करा है उपराष्ट्रपति को और डी में करा है लोकसभा के। राष्ट्रपति के पीछे भी एक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति के पीछे कौन होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा कि राष्ट्रपति के पीछे भी कोई होता है, राष्ट्रपति के पीछे भी कोई होता है, उसी को न वो अपना त्याग पत्र देगा। तो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उसको जो है उपराष्ट्रपति के पास जाके क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा और उसे संबोधित करना होगा कि हमें इस्तीफा जो है हमारी मंजूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करा है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो जो है दोस्तों ये आपको कहाँ पे स्थित है बताइएगा आप लोग। मोहनजोदारो जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? ए में करा है पंजाब में, बी में करा है सिंध में, बी में करा है सिंध में, है ना। बी में करा है सिंध में, बी में क्या करा है? सिंध में। बी में करा है सिंध में, सी में करा है गुजरात में, डी में करा है उत्तर प्रदेश में। बताइएगा दोस्तों। तो मोहनजोदारो जो है ये आपको पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में लड़काना जिला। क्या? लड़काना जिला पाकिस्तान में कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदारो जो है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपको मैं बता रहा हूँ लड़काना, क्या लड़काना जिला, क्या लड़काना जिला जो है, लड़काना जिला है ना, लड़काना जिला सिंध हो जाएगा, है ना, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है यहाँ पे है। ठीक है, लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। तो सिंध यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो जो भी लोग कह रहे हैं सिंध हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी इसको कहते हैं, है ना, दिलवाड़ा भी इसको कहते हैं, दिलवाड़ा भी कहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, माउंट आबू में, जयपुर में। बताइएगा दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये एग्जैक्ट जो है माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आपको दिलवाड़ा मंदिर, इसको दिलवाड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको एग्जैक्ट जो है माउंट आबू में स्थित है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, और राजस्थान के सिरोही जिला में, सिरोही जिला, ये माउंट आबू जो पड़ता है ये आपको कहाँ पे पड़ता है? सिरोही। कहाँ पे? सिरोही जिला में पड़ता है। कहाँ पे? सिरोही जिला में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा क्लास का, मेरे हाथों का लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपको सिरोही जिला के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही जिला के माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये एक बहुत प्रख्यात मंदिर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे, क्या कर रहा है देखिएगा, कर रहा है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइएगा। विश्व, पूरे वर्ल्ड की महिला प्रधानमंत्री, भारत की नहीं कह रही है, पूरे वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी बताइएगा। इंदिरा गांधी तो कतई नहीं होगा। बी में करा है श्री माओ भंडार नायके और सी में करा मार्गरेट थेचर और डी में करा बेनजीर भुट्टो। बताइएगा दोस्तों, विश्व, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ना, वर्ल्ड की बात हो रही है, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है? सिरोमाओ, क्या कौन थी? सिरोमाओ भंडार नायके थी। कौन थी? सिरोमाओ भंडार नायक थी। ठीक है, भंडार नायके, ठीक है, इसका नाम था। पूरे वर्ल्ड में ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और ये दोस्तों आपको श्रीलंका की राजनेता थी। कहाँ की? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की राजनेता थी। कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ की राजनेता थी ये? तो श्रीलंका की थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिस को किस तरीके से करना है। देखिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है दोस्तों, अपने मार्केट में जाना है और एक OMR सीट खरीद लेना है, OMR सीट खरीद लेना है। और आपको एक प्रैक्टिस सेट का बुक आता है, क्या आता है? प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर आप लोग बोलिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बुक शॉप पे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट बुक खरीद लेना है और उसमें आपको टोटल 90 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट होता है और आपके एग्जाम में भी 90 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इस 90 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, 2 घंटा 15 मिनट में आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आप लोग OMR
OMR शीट पे सॉल्व कीजिए और इसको आप लोग खुद से चेक कीजिए कि मेरा कितना सही हुआ है। आपका मैं बताऊं तो 65 से 70 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। कितना? 65 से 70 क्वेश्चन, 300 से 350 मार्क्स आपको गेन करना है, तभी आपको जो है एक अच्छा पैरामेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। DMCH, PMCH, SKMCH या फिर जो भी कॉलेज का आप सपना देख रहे हैं, इतना आप लोग कीजिएगा तभी आपका सपना जो है साकार हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कौन है? उस राजा का नाम जो खिलजी वंश, क्या? जो खिलजी वंश, क्या दोस्तों? जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था वो कौन है बताइएगा? जलाउद्दीन है, अलाउद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, और डी में कौन है? मालिक काफूर है। बताइएगा दोस्तों उस राजा का नाम बताइए जो कि खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, वह राजा का नाम क्या है बताइएगा? तो उस राजा का नाम जो है दोस्तों ये आपको क्या है दोस्तों? मलिक काफूर है। क्या? मलिक काफूर है। बाकी सबका संबंध जो है ये तीनों जो है खिलजी वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं दोस्तों उन सभी का बिल्कुल राइट है। डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है, अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। बताइएगा आप लोग एक बार में टिक कर रहे होंगे कि चंद्रगुप्त टिक कर रहे होंगे, लेकिन इसका चंद्रगुप्त और इसका नाम जो है चंद्रगुप्त नहीं है, विष्णुगुप्त। यहाँ पे कुछ और नाम है इसका, एक चाणक्य है, उसको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है, तो विष्णुगुप्त और चाणक्य, तो एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य है। ठीक है, ये दोनों नाम जो है, 3 गो नाम है, चाणक्य का 3 गो नाम है। ठीक है, क्या गो नाम है? 3 गो नाम है। एक नाम मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां पे आप जो है वोटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा? पांड्य, शुंग, कण्व और पाल। बताइएगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है उत्तरी भारत में नहीं पनपा? बताइएगा। तो ये आपको पांड्य नहीं पनपा। कौन सा राजवंश? पांड्य राजवंश जो है ये आपको उत्तरी भारत में नहीं पनपा। इसका पनपने ही नहीं दिया कोई। ठीक है, तो पनपेगा कहां से? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट का किंग जो है यानी राजा किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गेटी को, डॉक्टर केनेथ ऑल्सन को, और उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं थे, डी तो कतई नहीं होगा, इसलिए हम इसको काट देते हैं। तो चलिए एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे होंगे, इसका राइट आंसर बिल गेट्स है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो राजा है वो किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिल गेट्स आप लोग याद रखिएगा, और कुछ लाइंस मैंने लिख दिया है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या? कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी चंद लाइनों के साथ मैं आज का ये क्लास यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। आप लोग कल जो है फॉर्म भर सकते हैं। कल से आप लोग का फॉर्म जो है यानी कि 15 तारीख 5वां महीना 2022 से आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, और इसी लाइन्स के साथ मैं आज का ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। और एक बात दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।